Hello student, I am Surabh Asthana, your SST teacher again with you. Dear students, as you know, these days we are talking about the subject history and we have completed chapter number 1 of history. Okay, and the chapter name was tracing changes through 1,000 years. Okay, in that chapter we have seen how the changes occurs in the period of 780 to 1750 AD. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आजकल हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और जिसका नाम था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। और उस चैप्टर में हमने देखा कि 700 से लेके 1750 ईस्वी के बीच में कैसे हमारे देश में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, and this time period mean to say the time period of 780 to 750 AD. This time period is known as medieval history. Okay, this time period is known as medieval history in Indian history. Okay, so dear students, remember the time period, the time span of medieval era. It's 700 AD to 1750 AD. Okay, now dear students, Today we are going to start chapter number 2 and the chapter name is New Kings and Kingdoms. Okay, so dear students, आज हम क्या करने वाले हैं? हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट एंड द चैप्टर नेम इज न्यू किंग्स and kingdoms. In this chapter we will talk about the new kings and new kingdoms. Okay, हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? हम इन चैप्टर्स में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे नए राज्य और नए राजाओं के बारे में। हम बात करेंगे नए राज्यों का जिनका उदय होता है इस टाइम पीरियड में और कुछ पावरफुल किंग्स के बारे में भी देखेंगे। So dear students, let's start. Chapter name is New Kings and Kingdoms. Okay, many new dynasties emerged after the 7th century. Okay, many new dynasties मतलब कई नए साम्राज्य। The meaning of this word is साम्राज्य। Many new dynasties कई नए साम्राज्यों का emerged मतलब उदय होना after the 7th century मतलब 7th सेंचुरी के बाद, 7वीं शताब्दी के बाद कई नए साम्राज्यों का, राज्यों का उदय होता है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैप 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. Okay, dear students, you can see in your text there is a map and this map shows the major ruling dynasties. और ये मैप क्या कर रहा है? ये मैप शो कर रहा है कुछ मेजर रूलिंग डायनेस्टीज को, कुछ बड़े साम्राज्यों को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में कि जो मेजर डायनेस्टीज आई 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में। ये मैप क्या कर रहा है? ये मैप उन डायनेस्टीज को शो कर रहा है, उन डायनेस्टीज के बारे में बता रहा है जिनका उदय 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ओके, एंड ये स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी दिस मैप इन प्रॉपर मैनर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इस मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कौन सी डायनेस्टी किस एरिया में है थी उस टाइम पीरियड में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए आप मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज मीन टू से अब हम देखेंगे कि न्यू डायनेस्टीज, नए साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ। बाय द 7th century there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Mean to say, near about the 7th century, there were
so many big landlords and warrior chiefs in our subcontinent. मतलब 7वीं शताब्दी के आसपास हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत से बड़े जमींदार हुआ करते थे और कुछ बड़े वॉरियर चीफ्स मतलब सेनापति थे। 7वीं शताब्दी के आसपास हमारे देश में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में कुछ बड़े जमींदार थे और कुछ बड़े सेनापति थे, वॉरियर चीफ से इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ और सब कॉन्टिनेंट। हमारे सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ बड़े जमींदारों का और सेनापतियों का उदय होता है। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंत। ओके, एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें किंग्स के एग्जिस्टेंस पे इन्हें सबऑर्डिनेट्स या सामंत कहा जाता था। मतलब ये जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, चीफ वॉरियर्स हुआ करते थे, दे वर अंडर द एग्जिस्टेंस ऑफ किंग एंड दे वर आल्सो कॉल्ड सामंतास और सबऑर्डिनेट्स। ओके, ये बड़े जमींदार जो थे, ये चीफ वॉरियर्स जो थे, ये किंग्स के एग्जिस्टेंस के अंडर में थे, मतलब किंग्स के अंडर में काम करते थे। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें सबऑर्डिनेट्स या सामंतास के नाम से जाना जाता था। दे वर expected to bring gifts from their kings, for their kings or overlords be present at their courts and provide them with military support. Okay? और ये किंग्स क्या थे? ये किंग्स एक्सपेक्ट करते थे गिफ्ट फ्रॉम देयर। ओके, इन सामंतों से, इन चीफ वॉरियर्स से किंग्स क्या एक्सपेक्ट करते थे? गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करते थे और साथ ही साथ वो आर्मी सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करते थे। मतलब इन राजाओं को इन जमींदारों से और इन चीफ वॉरियर्स से किसी भी युद्ध में सहयोग मिलता था, आर्मी सपोर्ट मिलता था। और इन सामंतों से राजाओं को क्या मिलता था? इन्हें गिफ्ट्स मिलते थे, मिंटू से इन्हें टैक्स मिलता था, इन्हें रेवेन्यू मिलता था। As Samantas gain power and wealth, okay, and sometimes later when the Samants get more power and wealth, और कुछ समय बाद ये जो सामंत थे, ये जो जमींदार थे, ये जो सेनापति थे, इनके पास क्या होते थे? इनके पास पावर आ जाती थी और इनके पास पैसा आ जाता था। They declared themselves to be महासामंत महामंडलेश्वर, the great lord of a circle or region। और जैसे जैसे इन सामंतों के पास, क्योंकि ये टैक्स वसूलते थे, इनके पास क्या होता था? इनके पास आर्मी सपोर्ट होता था। और जैसे जैसे इनके पास पावर और पैसा आ जाता था, दे डिक्लेयर्ड ओनसेल्फ एज महासामंत और महामंडलेश्वर, अ ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। तो ये क्या करते थे? ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर की उपाधि देते थे, अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित करते थे, जो कि एक ग्रेट लॉर्ड होता था अपने रीजन का। ओके, मतलब ये अपने क्षेत्र का ग्रेट लॉर्ड अपने आप को घोषित करते थे। एंड सो ऑन। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। ओके, और क्या होता था? कभी कभी ऐसा होता था कि अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते थे। मतलब ये अनाउंस कर देते थे कि अब मैं किसी राजा के अधीन नहीं हूँ, और ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनती थी इस तरह से। ओके, तो न्यू डायनेस्टीज का एमर्जेंस कैसे हुआ? न्यू डायनेस्टीज का एमर्जेंस ऐसे हुआ कि 7वीं शताब्दी के आसपास हमारे सब कॉन्टिनेंट में कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स हुए, और ये किसी किंग के अंडर में होते थे, और इन्हें किंग को क्या देना पड़ता था? इन्हें गिफ्ट देना पड़ता था, और किसी वॉर में इन्हें आर्मी सपोर्ट देना पड़ता था। चूंकि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑर्डिनरी पीपल से, तो धीरे धीरे इनके पास क्या होता था? इनके पास पावर और पैसा आ जाता था। उसके बाद ये क्या करते थे? अपने क्षेत्र का एक ग्रेट लॉर्ड अपने आप को अनाउंस कर देते थे कि मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने आप को जिस रूलिंग डायनेस्टी के अंडर में होते थे, उससे भी अपने आप को ये स्वतंत्र करके एक नए राज्य की स्थापना कर देते थे कि अब मैं इस क्षेत्र का नया
राजा हूँ। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से न्यू डायनेस्टीज एमर्ज हुए बाय द 7th century to 12th century. Okay. One such instance was that of the Rajputas in the Deccan. Okay. One of such instance was that of the Rajputas in the Deccan. और इसी में से एक है डेक्कन, प्लेटू ऑफ डेक्कन के में एक नए डायनेस्टी का एमर्जेंस होता है एंड दिस डायनेस्टीज was known as राष्ट्रकूट डायनेस्टी. ओके. एंड इसी तरह से क्या होता है, दक्कन का पठार जो कि दक्षिण में स्थित है वहाँ पे एक डायनेस्टी इमर्ज होती है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी. एंड दिस डायनेस्टी which was emerged in the at the plateau of Deccan, near about the plateau of Deccan. That dynasty was known as राष्ट्रकूट डायनेस्टी. ओके. और इसी तरह से इस डायनेस्टी डेवलप होती है, एमर्ज होती है दक्कन का पठार पे, जिसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी या राष्ट्रकूट साम्राज्य के नाम से जाना जाता है. Initially they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka. Initially this dynasty mean to say Rashtrakoot dynasty were under the Chalukyas of Karnataka dynasty. Okay. ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनती है दक्कन का पठार में, ये प्रारंभ में किस डायनेस्टी के अंडर में थी, ये चालुक्यों के अंडर में थी. और चालुक्यों का राज्य कहाँ पर था, चालुक्यों का राज्य कर्नाटका में था और इसका कोई सामंत दक्कन का पठार में था. और उसके पास जब पैसा और पावर आ गई तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके एक नई डायनेस्टी का अनाउंसमेंट कर दिया एंड दैट डायनेस्टी वाज नोन एज राष्ट्रकूटा. एंड राष्ट्रकूटास वाज initially was under the चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. और ये राष्ट्रकूट जो थे, ये राष्ट्रकूट प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अंडर में थे. ओके. इन द मिड 8th century, Dantidurga, a Rajput chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. Okay. इन द मिड 8th century, मतलब 8वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब 7वीं शताब्दी के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में दंतीदुर्ग a Rajput chief overthrew his Chalukya overlord. मतलब राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की, who was the founder of राष्ट्रकूट dynasty? The founder of राष्ट्रकूट dynasty is दंतीदुर्ग. ओके. राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग के नाम के व्यक्ति ने की थी. ये याद रखिएगा स्टूडेंट, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी. एंड दंतीदुर्ग मेड हिज कैपिटल मान्याखेत. और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, दंतीदुर्ग ने जब नए राष्ट्रकूट राजवंश की घोषणा कर दी, इसने अपनी राजधानी मान्याखेत में बनाई थी जो आधुनिक शोलापुर के पास है. Okay, so this dynasty was announced by Dantidurga at the mid of the 18th century, and exact time period of the emergence of Rajput dynasty is 752. Okay, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना एग्जैक्टली 752 ईस्वी में की जाती है दंतीदुर्ग के द्वारा. और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इसने अपनी राजधानी मान्याखेत में बनाई थी. और दंतीदुर्ग ने क्या कर दिया, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड, उसने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया एंड अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया. एंड परफॉर्म अ रिचुअल, और परफॉर्म किया अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा. और एक रीति रिवाज, रिचुअल मीन्स एक रीति रिवाज परफॉर्म किया जिसे जाना जाता था हिरण्यगर्भा. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by the birth. और ये जो रिचुअल है हिरण्यगर्भा,
ये किसकी मदद से परफॉर्म किया जाता था? विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। एंड क्यों परफॉर्म किया जाता था? अगर इस रीति रिवाज को कोई परफॉर्म कर देता था तो वो क्या हो जाता था? वो क्षत्रिय हो जाता था, मतलब वो रूढ़ी करने के लिए क्या हो जाता था? ऑथराइज्ड हो जाता था, भले ही वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। जनरली मान्यता थी कि राज्य जो है क्षत्रिय ही करता है, इसीलिए दंती दुर्ग ने क्या किया? राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की और हिरण्यगर्भ नामक एक रिचुअल को परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के पीछे मान्यता ये थी कि अगर इस रिचुअल को कोई परफॉर्म कर लेता है तो वो क्या होता है? वो क्षत्रिय हो जाता है, मतलब वो राज्य करने के लिए ऑथराइज्ड हो जाता था, भले ही वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। ओके, नेक्स्ट, इन अदर केसेस men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayursharman and the Gurjar Pratihar Harishchandra were Brahmins who gave up their traditional professions and looked to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. कुछ और केसेस में ऐसे ही हुआ, जैसे कदम्बा और मयूरशर्मा था जो कि जन्म से क्षत्रिय नहीं था, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन वो क्या करना चाहता था? वो राज्य करना चाहता था। और इसने इस रिचुअल को, मीन से हिरण्यगर्भ रिचुअल को परफॉर्म किया और कर्नाटका में एक डायनेस्टी की स्थापना की। और इसी तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश में हरिश्चंद्र ने इस कस्टम को फॉलो किया, परफॉर्म किया और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। मीन टू से द कस्टम, द रिचुअल हिरण्यगर्भ were performed by those people who want to be a king of any dynasty in that period. Okay, स्पेशली ये जो कस्टम था, ये जो रिचुअल था हिरण्यगर्भ, उन लोगों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे लेकिन वो राजा बनना चाहते थे। तो वो इस कस्टम को फॉलो करके विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स they get the status of Kshatriya and be a king of any dynasty. Okay. Next, administration in the kingdoms. Okay. Now we will talk about the administrations of the kingdoms. अब हम ये जो नए राज्यों का उदय हुआ इन टाइम पीरियड में, मीन टू से फ्रॉम 17th to 12th सेंचुरी में जिन राज्यों का एमर्ज हुआ, उन राज्यों की एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन कैसा था, कैसे चलता था। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स adopted high sounding titles such as Maharaja Dhiraj, Great King, Overlord of Kings. Many of these new kings मीन टू से इन नए राज्यों में कुछ राजाओं ने क्या किया? महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। मीन टू से अ ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, मतलब अपने आप को महाराजा धिराज घोषित किया। इसका मतलब होता था कि राजाओं का राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। और कुछ राजाओं ने क्या किया? कुछ नए राजाओं ने क्या किया? अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती घोषित किया, मतलब तीनों लोगों का राजा घोषित किया। However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmins. Okay? तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? कुछ राजाओं ने मेनी ऑफ द किंग्स ऑफ द न्यू किंग्स, इन नए राज्यों में से कुछ राजाओं ने अपने आप को क्या घोषित किया? महाराजा धिराज घोषित किया। मीन टू से ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, मतलब अपने आप को राजाओं का राजा घोषित किया।
कुछ राजाओं ने क्या किया, अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती घोषित किया, मीन टू से द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, तीनों लोगों का राजा घोषित किया। बट दीज किंग्स शेयर्ड पावर विद, लेकिन इन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज त्रिभुवन चक्रवर्ती तो घोषित किया, बट दे शेयर देयर पावर, लेकिन वो अपने पावर को शेयर करते थे, एसोसिएट करते थे विद देयर सामंतास, अपने सामंतों से, अपने सबऑर्डिनेट से क्या करते थे, वो अपने पावर को शेयर करते थे, एसोसिएट करते थे अपने आप को। साथ ही साथ दे ऑल्सो एसोसिएटेड विद पीजेंट्स, वो किसानों से भी एसोसिएशन शो करते थे, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, और व्यापारियों से और ब्राह्मण से भी अपने एसोसिएशन बनाए रखते थे और अपने पावर को शेयर करते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें अपने सामंतों से टैक्स मिलता था, किसानों से उन्हें टैक्स मिलता था, दे गेट टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडर्स एंड दे गेट सोशल इम्पोर्टेंस फ्रॉम ब्राह्मण्स। ओके, वो इन लोगों से अपने आप को, उन्होंने कुछ राजाओं ने अपने आप को महाराजा धीराज चक्रवर्ती त्रिभुवन चक्रवर्ती घोषित तो कर दिया, लेकिन वो अपने पावर को अपने सामंतों से क्या करते थे, अपने सामंतों से बनाए रखते थे अपने रिलेशन को, क्योंकि इन सामंतों से उन्हें टैक्स मिलता था। ओके, इन सामंतों से उन्हें टैक्स मिलता था, उन्हें ये भी डर था कि ये सामंत कहीं विद्रोह करके कोई इंडिपेंडेंट राज्य न बना दे, इसीलिए ये किंग्स क्या करते थे, दे शेयर देयर पावर्स एंड दे गेट एसोसिएटेड विद देयर सामंतास, इसीलिए वो अपने सामंतों से क्या करते थे, पावर को शेयर करते थे और एसोसिएशन बनाए रखते थे। दे ऑल्सो गेट एसोसिएटेड विद पीजेंट्स, वो पीजेंट्स से भी बनाए रखते थे अपने एसोसिएशन को, क्योंकि पीजेंट से भी उन्हें अनाज लगान के रूप में मिलता था, और वो ट्रेडर्स से भी एसोसिएटेड रहते थे क्योंकि ट्रेडर्स से भी उन्हें टैक्स मिलता था, और वो ब्राह्मण से भी एसोसिएटेड रहते थे। क्यों? क्योंकि यही ब्राह्मण इन राजाओं को समाज में इम्पोर्टेंस देते थे। ओके, क्योंकि उस समय ब्राह्मण्स की पब्लिक बहुत रिस्पेक्ट करती थी। ब्राह्मण्स जो कह देते थे, द पीपल ऑफ द दैट एरा had to follow the instructions of Brahmins. Just because of this, these kings shared power and association with Brahmins. Okay, in case of these states, resources were obtained from the producers. That is peasants, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. In each of these states, resources were obtained from the producers. इन स्टेट से जहाँ पे सामान रहते थे, इन स्टेट से क्या मिलता था, किंग्स जो है प्राप्त करता था, दे ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर से उसे प्राप्त होता था क्या, और प्रोड्यूसर्स कौन से होते थे, दैट इज पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या करते हैं, पीजेंट्स आज भी प्रोड्यूस करते हैं, पीजेंट्स दिस इज द सिनोनिम फॉर फार्मर। ओके, तो ये क्या करते हैं, आज भी ये प्रोड्यूस करते हैं, तो राजाओं को इनसे क्या प्राप्त होता था, इनसे लगान मिलता था। कैटल कीपर्स, आर्टिशंस who were often pursued or compelled surrender part of what they produce, और कैटल कीपर्स जो थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट सरेंडर करना पड़ता था टू द किंग। अपनी प्रोड्यूस की हुई चीज़ों को, कुछ पार्ट को इन्हें किंग को सरेंडर करना पड़ता था एज अ टैक्स। ओके, इन्हें लगान के रूप में आर्टिसंस जो होते थे, जो कैटल कीपर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, इन्हें अपनी जो इनकी अर्निंग थी उसका कुछ पार्ट इन्हें राजा को सरेंडर करना पड़ता था एज अ टैक्स। Sometimes they were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. और कभी-कभी इन्हें रेंट भी देना पड़ता था टू अ लैंडलॉर्ड। ओके, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो होते थे इन्हें जमीन देते थे, इसीलिए इन्हें रेंट भी पे
रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और ट्रेडर से, व्यापारियों से इन राजाओं को क्या मिलता था, इन्हें राजस्व मिलता था, इन्हें रेवेन्यू मिलता था। तो इसीलिए ये राजा जो थे ये सामंतों से, पेजेंट से, ट्रेडर से और ब्राह्मण से अपने रिलेशन को बनाए रखते थे। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेगमेंट द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेगमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओके, इस सेगमेंट का एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Now dear students, it's time to your homework, and your homework is to write the names of the new dynasties, the names of the 10 new dynasties, and also you have to write the names of the founders of that dynasties. Okay? आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, आपको 10 डायनेस्टीज का नेम लिखना है। आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ आपको डायनेस्टी का नेम लिखना है, 10 डायनेस्टी का आप नेम लिखेंगे, और एंड यू हैव टू राइट द फाउंडर्स ऑफ द नेम्स ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दोज डायनेस्टीज, और आप क्या करेंगे, उसी के सामने उसके फाउंडर का नाम ही लिखेंगे। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नाउ डियर स्टूडेंट्स, hopefully you have understand the explanation of this segment very well, but you have any doubt, any query regarding any term, you can ask me. Now dear students, see you in the next video. Till then, bye, have a nice day.